रिस्पना नदी के किनारे अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी नगर निगम की कार्रवाई जारी रही। दीपनगर बस्ती में भारी विरोध के बीच निगम ने 8 अवैध मकान ढहा है। बस्ती वासियों ने सड़क घेर कर टीम का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने लाठी फटकार कर विरोध करने वालों को खदेड़ा। इस दौरान घंटों हंगामा चलता रहा और महज 8 निर्माण ध्वस्त करने में निगम की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एनजीटी के निर्देश पर की जा रही इस कार्रवाई का सभी मलिन बस्तीवासी विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों का संरक्षण भी मिल रहा है। रिस्पना नदी के किनारे साल 2016 के बाद किए गए निर्माण को अवैध करार देते हुए एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। सोमवार को पहले दिन चूना भट्टा से बलबीर रोड तक नदी किनारे चिन्हित किए गए निर्माण को हटाया गया, जबकि मंगलवार को दीपनगर बस्ती में कार्रवाई की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 30 मई को कैंची धाम मंदिर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन पर पुलिस ने हल्द्वानी से लेकर नैनीताल और भवाली तक रोड डायवर्जन किया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि बृहस्पतिवार को रोड डायवर्जन सुबह 9 बजे से वीवीआईपी के वापस जाने तक लागू रहेगा, तो वहीं वीवीआईपी के लैंडिंग से 15 मिनट पूर्व नैनीताल बैंक तिराहा से अमृतपुर मोड़ तक जीरो जोन रहेगा। जीरो जोन के समय रोडवेज की तरफ से आने वाले वाहनों को नैनीताल बैंक तिराहा पर और लाल ढांट से पंचक्की की ओर जाने वाले वाहनों को पंचक्की तिराहा पर व चोरगलिया रोड से आने वाले वाहनों को थानाकाट गोदाम पर रोक दिया जाएगा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तैनात पीआरडी जवान चारधाम यात्रा में बड़ा सहारा बन रहे हैं। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस बार दोगुने पीआरडी जवान तैनात किए हैं। ये श्रद्धालुओं की सेवा से लेकर रेस्क्यू तक की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पहली बार इन जवानों का 10 लाख रुपए का बीमा कराया गया है और भोजन पानी की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग में कठिन परिस्थितियों के बीच पीआरडी के जवान श्रद्धालुओं की सेवा से लेकर रेस्क्यू तक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। म्यूल टास्क फोर्स में वह घोड़े खच्चरों के मानक के अनुसार संचालक का काम भी देख रहे हैं। केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग को 7 पड़ाव में बांटा गया है। हर पड़ाव पर सामान्य ड्यूटी के लिए पीआरडी के 6 और रेस्क्यू एवं अन्य कार्यों के लिए एसडीआरएफ के 6 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ म्यूल टास्क फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जो नियमित रूप से घोड़ा खच्चर संचालन के लिए बनाए गए नियम कानूनों का पालन करा रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम समेत सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक होगा। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिवस चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा बैठक में इस पर विचार के निर्देश दिए हैं। अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की फुल प्रूफ स्थायी व्यवस्था विकसित करने के लिए कंसल्टेंसी कंपनी की सहायता ली जाए। चारधाम यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा की सुव्यवस्थित प्रबंधन और स्थायी समाधान में तकनीकी ही सबसे अधिक सहायक हो सकती है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आईटी कंसल्टेंसी कंपनी के साथ ही चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों, होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर, पर्यटन से जुड़े लोग और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से पंजीकरण की स्थायी व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा प्रबंधन के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार की जानी चाहिए। बिल्डर बाबा साहनी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी आईपीसी 420 और जबरन वसूली करने के लिए धमकाना आईपीसी 385 की धाराएं जोड़ी हैं। धाराओं की यह बढ़ोतरी पुलिस ने मृत्यु से पहले साहनी के 16 मई को दिए प्रार्थना पत्र की जांच में शामिल करते हुए की है। साहनी ने खुद की जान का खतरा बताते हुए पुलिस को यह प्रार्थना पत्र दिया था। दावा किया जा रहा है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि इसी बीच साहनी ने आत्महत्या कर ली। बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी ने पिछले शुक्रवार को रिहायशी इलाके की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुसाइड नोट में साहनी ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने रिहायशी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए अनिल गुप्ता से साझेदारी की थी, लेकिन अजय गुप्ता ने इसमें दखलंदाजी करते हुए उन पर पूरा प्रोजेक्ट अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर जिला जज अर्चना सागर की अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 महीने के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। देहरादून में यह पहला मामला है जब पॉक्सो कोर्ट में किसी दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
राज्य की तरफ से नियुक्त सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के मुताबिक एक व्यक्ति ने मसूरी कोतवाली में तहरीर दी थी कि 2 मार्च 2021 को वह मजदूरी करके शाम 6:30 बजे घर आया तो पत्नी ने बताया कि उनकी 6 साल की बच्ची के साथ मदन शाही निवासी नेपाल ने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और इसके बाद बच्ची के काफी रक्तस्राव हुआ, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में आरोपित के खिलाफ मसूरी कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया।